हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं जर्नल ऑफ लाइफ। तो 2 दिन पहले एक मूवी रिलीज़ हुई है, द कश्मीर फाइल्स। उसके बारे में काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चर्चा कर रहे हैं। मुझसे कई सारे लोगों ने कहा कि इस मूवी पर कुछ बोलिए, तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। मैं मूवी की टेक्निकल डिटेल्स पर बहुत कम बात करूंगा और ज़रा बाद में बात करूंगा, पर जो मूवी का सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले उस पर आता हूँ। जो इस मूवी के निर्देशक हैं, लेखक भी हैं, विवेक अग्निहोत्री, उनकी पॉलिटिकल लीनिंग किसी से छुपी हुई तो है नहीं। तो वो अपनी पॉलिटिकल लीनिंग के बारे में ओपन है। अब जो लेफ्ट विंग है वो ये कह रहा है कि उन्होंने जो मूवी बनाई होगी वो फैसिस्ट प्रोपेगेंडिस्ट होगी, तो इस मूवी को देखने क्यों जाएं। तो वो लोग बॉयकॉट भी नहीं कर रहे, उसे एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ आज कि आपको ये मूवी देखनी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। ये मूवी देख कर के जो मुझे बातें समझ में आई, मैं आपसे वो साझा करने वाला हूँ ताकि आप अपना निर्णय खुद ले सकें। अब इस मूवी के बारे में जो अलग अलग पक्ष बात कर रहे हैं उनको एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस बात को तो नहीं झुठलाया जा सकता कि 1990 में सामूहिक पलायन, मास एक्सोडस हुआ था कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का। तो वो तो हमारे इतिहास का एक हिस्सा है, उसे तो नकारा जा नहीं सकता। अब कोई कहता है वहाँ पे मास एक्सोडस और जेनोसाइड भी हुआ था, कुछ लोग कहते हैं जेनोसाइड नहीं हुआ था। अलग अलग कारण बताए जाते हैं दोनों तरफ से। सच शायद कहीं बीच का हो, पर मेरे अपने एक्सपीरियंस में, मेरे जितने जानने में कश्मीरी पंडित हैं उनसे जब मैंने इस बारे में बात की तो मुझे ये पता चला कि उनके एक्सपीरियंस में तो जेनोसाइड हुआ था। तो अब इस मूवी में उसको कैसे दिखाया गया है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जो आपका लेफ्ट विंग है वो ये कह रहा है कि विवेक अग्निहोत्री रेडिकल राइट हैं, फासिस्ट है, प्रोपेगेंडिस्ट है, उन्होंने अपनी मूवी में भी वैसे ही दिखाया होगा। पहली बात तो यह है कि कोई भी इंसान जो कि डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है, जो प्रजातंत्र में विश्वास रखता है, वो ये भी समझता है कि डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए यू नीड टू हेयर वॉइसेस अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। अगर आप वही करने वाले हैं, आमतौर पर जो स्टबर्ननेस होती है, आइडियोलॉजिकल स्टबर्ननेस, वो रेडिकल राइट के साथ एसोसिएट की जाती है। पर अगर आप ये कह रहे हैं कि हम लिबरल हैं, हम ज़्यादा इंक्लूसिव हैं, और उसके साथ ही आप ये कर रहे हैं कि अपोजिंग पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का कोई ओपिनियन आप सुनना ही नहीं चाहते, तो आप में और उनमें कोई फर्क रह नहीं गया ना मूलतः। आप भी उतने ही फैसिस्ट हो गए जितने वो हैं। एक आइडिया है, इसको ध्यान से समझिएगा। हमारी जो अपनी निजी जिंदगियां होती है ना, वो वैक्यूम में नहीं बीतती हैं। देश दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका सीधा सीधा असर पड़ता है हमारी जिंदगी पर। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, आपके देश के पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है आजकल। अब आप जर्मनी में जो हॉलोकॉस्ट हुआ था उसका आप उदाहरण देख के उठा के देख ले। कोई भी दार्शनिक, विचारक, चिंतक, पत्रकार, जो जिस किसी ने भी उस पूरे मास जेनोसाइड के बारे में बात की है, वो हमेशा एक बात को कोरोबरेट करते हैं कि इतना बड़ा नरसंहार कभी भी मुट्ठी भर लोग नहीं कर सकते। इतना बड़ा नरसंहार करने के लिए जन सामान्य की सहमति होना आवश्यक है, और ये जन सहमति जरूरी नहीं है कि स्थूल रूप से हो।
हो सकता है परोक्ष रूप से हो, छुपे हुए तरीके से हो। लोग ये कहते हैं कि ये जो एंटीसेमिटिक आइडियोलॉजी थी, ये एक अंडर करेंट की तरह जर्मनी में पहले से ही बह रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो क्राइसिस हुआ है, उसके बाद हिटलर जब पावर में आए हैं तो हिटलर ने जैसे एक गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं ना, उन अंडर करेंट्स पर बस हाथ रख दिया और वो बज उठी। तो इस मास मर्डर का अगर आप पूरा पूरा जिम्मा हिटलर के चरणों में और नाजी पार्टी के चरणों में ले जाके दे रहे हैं, तो आप अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह चुरा रहे हैं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि हम ये समझें कि पहली बात तो इतना बड़ा जेनोसाइड कभी भी जन सामान्य की सहमति के बिना नहीं होता, और दूसरा ये कि अगर हर एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सही चीज के लिए खड़ा होता है तो ऐसा कुछ दोबारा होने की संभावना बहुत बहुत कम है। तो अगर आप दूसरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर की बात आप सुनना ही नहीं चाह रहे, तो आप भी क्या टोटलिटेरियनिज्म का समर्थन नहीं कर रहे हैं? ये सवाल सोचने वाला है, इस आइडिया पर ध्यान देना जरूरी है। एक कंट्री के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में जो कुछ घटता है ना, वो इंडिविजुअल माइंड में घट रही चीज़ों का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है। ये बात हमको आसानी से समझ में नहीं आती। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड आइडिया टू गेट योर हैंड्स ऑन, गेट योर ग्रैस्प ऑन। पर इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग जब एक जगह जमा होते हैं जो झूठ बोलने लगते हैं खुद से और एक दूसरे से, तो फिर कोई सच बोलने वाला बचता ही नहीं। ऐसे पैदा होते हैं टोटलिटेरियन स्टेट्स। जब कोई किसी की सुनता ही नहीं, अगर आप यही कहते रहते हैं जो हमें पता नहीं वो सब झूठ, जो हमने सुना नहीं वो सब गलत, ऐसे बनते हैं टोटलिटेरियन स्टेट्स। तो अगर आप प्रो लिबरल हैं, आप इंक्लूसिविटी को मानते हैं, आप ओपन हैं अपने नेचर में, तो संभावना टोटलिटेरियनिज्म की थोड़ी सी, टिरैनी की थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के दोनों छोरों की बात सुनना, अच्छे से सुनना। अब दूसरे पक्ष पे आ जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अरे क्या करना, इतनी पॉलिटिक्स में हम इंटरेस्टेड नहीं है, ये पॉलिटिक्स सुन के और देख के दिमाग खराब हो जाता है, अशांति हो जाती है, हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई ये बात इंटरेस्ट की है ही नहीं, ये बात ज़रूरत की है। फिर दोहरा रहा हूँ, हमारी अपनी जिंदगियां वैक्यूम में नहीं गुजरती हैं। आपके देश में और दुनिया में पॉलिटिकली जो कुछ घट रहा होता है उसका सीधा सीधा असर आप पर पड़ता है। कहीं किसी दूर देश में अगर लड़ाई हो रही होती है तो आपका अपने ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं ना, ये ग्रॉस तरीका है ये जांचने का कि पूरी दुनिया का इफेक्ट आप पर पड़ता है। बहुत सारे सटल तरीके में हैं, उन्हें समझने में टाइम लगता है, पर इतना तो आप समझ ही सकते हैं इस बात से कि देश दुनिया में क्या हो रहा है उसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। और ये बात सिर्फ हमारी नहीं है ना, हमारे बच्चे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, वो जिस देश में रहने वाले हैं उसका भविष्य कैसा था, ये इस बात से निर्धारित होगा कि हम अभी वर्तमान में कितने जागरूक हैं। और वर्तमान में जागरूक होने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने इतिहास को जानें। वो एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, वो कहते हैं those who do not learn from the mistakes of their predecessors are doomed to repeat it। तो ऐसी सी बात है, इतिहास में हमने क्या किया है, क्या गलतियां की हैं, अगर हम उससे नहीं सीखते तो हम वर्तमान में उन्हें दोबारा दोहराने से बच नहीं सकते। और अगर हमने वर्तमान में दोबारा दोहराया तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो गलतियां हम आज करेंगे। तो अगर आप ये कहते हैं नहीं हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें ये नहीं जानना है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, तो आप बस इनडिफरेंट हैं टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड टुवर्ड्स द एंटायर वर्ल्ड, लेट्स से। तो मैं इसीलिए आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ
philosophy cannot be divorced from politics. There is no way this is possible. So if you have a love of knowledge, you have a love of understanding, then politics will be a component of it. It cannot be only limited to politics, but politics would be a component of it and it cannot be divorced from it. और अगर आपको ये लगता है कि आपकी कुछ पूर्व निर्धारित मान्यताएं हैं, आप थिएटर में जाएंगे, हो सकता है उन्हें चुनौती मिले, वो अनकंफर्टेबल तो होता ही है। आप इतने साल से कुछ मानते आए हैं और कोई और आपको चुनौती देने लगे, वो भी प्रमाण दिखा करके। और सिनेमा और मूवी, ऑडियो विजुअल मीडियम शायद सबसे पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके हिसाब से अगर कोई कुछ दिखाता है तो वो और ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आपकी अगर पूर्व निर्धारित मान्यताओं को कोई चुनौती देता है और आपको कष्ट होता है, तो ये कष्ट तो अच्छी बात है ना। आपको अपनी मान्यताओं को फिर से जांचने का एक मौका मिल रहा है, तो इससे चूकना क्यों है। अब जो मैं बोलने वाला हूं, ये बात सुनने में अटपटी लगती है क्योंकि कोई हमसे बोलता नहीं है। दो ही लोगों के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, या तो आप बुद्ध हो गए हो, या तो आप एनलाइटेंड हो गए हो, या फिर आप इतने डम्ब हो कि आप एनिमल लाइक कॉन्शियसनेस रखते हो। जो जनसामान्य है, जो हम जैसे लोग हैं, जो हम बीच में यात्रा करते रहते हैं, हम सब कॉन्फ्लिक्ट में रहते ही हैं। और क्लैरिटी का रास्ता, स्पष्टता तक का रास्ता हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से होकर के जाता है। तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट से बचते ही रहेंगे तो आप क्लैरिटी तक कभी पहुंचेंगे भी नहीं। शायद मुझे ध्यान नहीं है किसका कोट है, पर आप सर्च कीजिएगा, मुझे गूगल में बताइएगा। द साइन ऑफ अ मैच्योर माइंड इज हाउ मेनी कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज ही कैन रिटेन इन हिज माइंड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा कुछ कोट है। ब्यूटिफुल आइडिया। An intelligent mind remains in conflict about a lot of things, और to grow there is only, मैंने पहले भी ये बात कही है, फिर कह रहा हूं, there is only one thing that is worth surrendering to in life, and that is the truth. So to move towards the truth, if you have to challenge yourself each and every day, then do not hesitate in doing that. It will be uncomfortable, it will be tough, and it will not be easy by any stretch of the imagination. But you have to keep doing that. Face challenges voluntarily. Know better, speak better, understand more. That is what this life should be aimed at. अब तीसरी बात पर आ जाता हूं। कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये मूवी एंटी इस्लामिक है। इस मूवी को देख के मैं इतना कह सकता हूं कि डायरेक्टर की पॉलिटिकल लीनिंग को साइड में रख के इस मूवी में उन्होंने हर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के वॉइस को एक रिप्रेजेंटेशन तो दी ही है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, पर रिप्रेजेंटेशन दी है। और ये मूवी एंटी इस्लामिक नहीं है, ये मूवी एंटी टेररिस्ट है, एंटी टेररिज्म है। उन्होंने तो साफ मूवी में कहा है कि बात सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं की नहीं है ना, जिस किसी ने भी इन आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाई है, सही के लिए आवाज उठाई है, इन्होंने उसे मार दिया, इसलिए इसे जेनोसाइड कह रहे हैं। तो ये एंटी इस्लामिक नहीं है, इस बात का अच्छा खासा प्रमाण है। पर उसके लिए हमें थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप थिएटर में जाएं आंखों पे पट्टी बांध करके जो कुछ उन्होंने मूवी में दिखाया है उसे 100% सच मान लें, पर जाएं तो देखें, तो एक बार जानने की कोशिश तो करें। उसके बाद फिर आप अपने एंड पे रिसर्च करें। जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा लिटरेचर पढ़ेंगे इस बारे में, उतना ज़्यादा पता चलेगा, उतना ज़्यादा आपको अपने बारे में भी पता चलेगा। क्योंकि जो इंसान 20-30 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मारता है, और जो इंसान आमतौर पर ऑफिस जाता है, सुबह वापस ऑफिस से आता है, वो दोनों ही इंसान है ना। और यकीन मानिएगा, दोनों के भीतर वो शैतान बैठा है। एक के अंदर थोड़ा सा दबा हुआ हो सकता है, एक के अंदर फुल ब्लोन हो सकता है, पर शैतान बैठा दोनों के अंदर है।
और ये हमें समझना ज़रूरी है. They are the same as we are. And if this does not terrify us to our core, I do not know what will. If you have seen evil in this world and you realize that the evil that manifested itself in those people is the same evil that sits inside you, that should terrify to your core. तो किसी और कारण से नहीं, पर to get to know the evil that sits inside every one of us. I think it's a movie worth watching. लास्ट चीज़, इस मूवी के अगर टेक्निकल डिटेल्स पे आऊँ तो सिनेमेटोग्राफी बहुत ही खूबसूरत है. सिनेमेटोग्राफी काफ़ी हद तक विशाल भारद्वाज के हैदर की भी याद दिलाती है. उन्होंने भी कश्मीर को वैसे ही दिखाया था जैसे विवेक अग्निहोत्री ने दिखाया है. विवेक अग्निहोत्री के साथ आमतौर पर शिकायत ये होती है कि उनका सब्जेक्ट मैटर का ट्रीटमेंट बड़ा लाउड होता है, पर इस मूवी में उतना लाउड है नहीं. परफॉर्मेंसेस सॉलिड हैं. मेनली अनुपम खेर की, दर्शन कुमार की, मांडलेकर जी की, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर जिन्होंने JKLF के मेन गाय का रोल निभाया है, और पल्लवी जोशी की. इन चारों की एक्टिंग सॉलिड है और मूवी स्लो नहीं है कहीं से भी. और अगर आप कोई ऐसे हैं जिसको ट्रिगर वार्निंग की ज़रूरत है तो यू आर गेटिंग वन. दिस मूवी इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड. सो आई मीन यू शुड नो दिस if in case you're wishing to go to the movies to watch this one. And this movie, if in case you want to watch it, should be watched in a theater. This is not a thing to watch on OTT or on your home TVs or whatever. This is a cinematic experience. तो मुझे बस इतना ही कहना था. आप अपने हिसाब से तय कर लें कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी है. आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी. और फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, किसी और बात पर चर्चा करेंगे.